नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रलेखा और आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना शतरंज के खिलाड़ी कहानी की कथावस्तु, पात्र एवं उनके चरित्र की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुंशी प्रेमचंद का सामान्य परिचय देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक टिप्पणी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, शोषण, जमींदारी प्रथा जैसे अनेक सामाजिक समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई, जिससे उन्हें एक सामाजिक आलोचक व यथार्थवादी लेखक के रूप में पहचान मिली। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकताओं को उजागर किया और समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता के विरुद्ध एक प्रगतिशील दृष्टिकोण का आह्वान किया। उनकी रचनाएं न केवल तत्कालिक समाज का दर्पण थी, बल्कि आज भी सामाजिक बुराइयों पर विचार करने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है शतरंज के खिलाड़ी, जो 1924 में लिखी गई थी। यह कहानी 1856 में अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने विस्तारवादी नीतियों के तहत भारतीय रियासतों को अपने अधीन कर रही थी। शतरंज के खिलाड़ी इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लखनऊ के दो नवाबों की कहानी कहती है, जो शतरंज के खेल में इतने मग्न हैं कि उन्हें अपने आसपास हो रही घटनाओं की कोई परवाह नहीं है। आइए सर्वप्रथम कहानी की कथावस्तु देखते हैं। कथावस्तु का आरंभ प्रेमचंद ने एक भूमिका के माध्यम से किया है। उसके बाद कहानी के मुख्य पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली हमारे सामने आते हैं। यह भूमिका कहानी की मूल कथावस्तु को समझने में हमारी सहायता करती है। इस भूमिका में प्रेमचंद जी ने उस समय के वातावरण का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। यहाँ कहानीकार पराधीन भारत के मुख्य सत्ता केंद्र लखनऊ के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण की चर्चा करते हैं। इस चर्चा में वे शासक वर्ग से लगाकर आम जनता तक को विलासिता में डूबा हुआ दिखाते हैं। छोटे बड़े सभी नाच गाने, पहनने ओढ़ने और मनोरंजन व नशे में मस्त हैं। यहाँ तक कि शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, साहित्यकार, कलाकार, व्यापारी भी विलास सामग्री के उपभोग, प्रचार और निर्माण में जुटे हुए हैं। उनके तर्क होते थे कि शतरंज, ताश और गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदे मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। लेखक ने नागरिकों की इस मनः स्थिति का चित्रण करते हुए अपने युग में विद्यमान इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। यही नहीं, वह आगे कई बार अपनी टिप्पणी में लिखते हैं कि यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि जिस देश का जिम्मेदार वर्ग लापरवाह होकर भोग विलास में डूबा जाता है, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। इस कहानी का संदेश यह भी है कि यदि देश को दास्ता से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। वे केवल पात्र ही नहीं हैं, इनके माध्यम से प्रेमचंद ने एक वर्ग की प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत किया है। ऐसी प्रवृत्तियां अंततः आत्मघाती सिद्ध होती है। यदि हम देश पर आए संकट के समय जोखिम के डर से स्वार्थी हो जाएं, तो देश का संकट हमारा भी संकट बन जाएगा। शासक वर्ग की कर्तव्यहीनता की चरम परिणति तब दिखाई पड़ती है जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज कैद कर लेते हैं। तब भी उनके रहमो करम पर पलने वाले मीर और मिर्जा उनके शोक में डूबने की बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। इस अंश में ऐसी पराजय का जिक्र किया गया है जिसमें न कोई मार काट थी, न एक बूंद खून गिरा। यानी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समय की जनता पर व्यंग किया है। यह अहिंसा न थी, बल्कि घोर कायरपन था, जिसका परिणाम राज्य की प्रजा को भी भुगतना पड़ा। वास्तव में शासक वर्ग में जो जोश और उबाल होना चाहिए था, वह था ही नहीं। प्रेमचंद ने
इस स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह कहकर व्यंग किया है कि आज तक किसी स्वाधीन देश की राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी हो चला था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। इस प्रकार उन्होंने कथावस्तु को तात्कालिक वातावरण के अनुसार ढाल दिया और बहुत ही प्रभावी ढंग से दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने इसको प्रस्तुत किया। अब देखते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण को। कहानी के मुख्य पात्र हैं मिर्जा साहब और मीर साहब। इन दोनों के व्यक्तित्व में अनेक समानताएं हैं क्योंकि ये एक ही वर्ग के हैं। प्रेमचंद ने इन दोनों की समान प्रवृत्तियों के आधार पर तत्कालीन वातावरण को भी चित्रित करने का प्रयास किया है। वातावरण में जो विलासिता फैली थी उससे ये भी ग्रस्त थे। इनके अतिरिक्त कहानी के अन्य पात्र भी हैं, मिर्जा साहब की बेगम, बादशाही सवार, नौकरानी हरिया आदि। सबसे पहले हम मिर्जा साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझते हैं। मिर्जा साहब का पूरा नाम था मिर्जा सज्जाद अली। वे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के जागीरदार थे। उन्हें अपनी जीविका चलाने की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास पैतृक संपत्ति थी। उन्हें शतरंज खेलने का बेहद शौक था, या कहें कि बुरी लत थी। वे बेहद आलसी और कामचोर इंसान थे। उनकी शतरंज खेलने की आदत के बारे में उनके आसपास के लोग, नौकर चाकर भी अच्छी तरह जानते थे। उनकी बुराई भी करते थे। मिर्जा साहब शतरंज के खेल में इतने डूब जाते थे कि घर की चिंता करना भी छोड़ देते थे। इसीलिए उनकी बेगम भी उनसे परेशान रहती थी और हमेशा मिर्जा साहब को लताड़ती रहती थी। वे यह बताना चाहते हैं कि जिस देश का जिम्मेदार वर्ग लापरवाह होकर विलास में डूब जाता है, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। मिर्जा और मीर दोनों ही बाप दादाओं की मिली जागीरों पर जिंदा हैं। उन्हें आजीविका की कोई चिंता नहीं है, बल्कि पैतृक संपत्ति ने इन्हें कामचोर, विलासी, कायर और डरपोक बना दिया। इसीलिए मिर्जा बेगम से भी डरते हैं और बादशाही फौजों से भी, साथ ही अंग्रेजी सेना से भी। बेगम के सामने मिर्जा झूठ तक बोल देते हैं। यह दिखाते हैं मानो स्वयं तो शतरंज नहीं खेलना चाहते हैं, मगर मीर अली ही उन्हें विवश करते हैं। मिर्जा जिस प्रकार से परिवार की चिंता नहीं करते हैं, उसी प्रकार पूरे लखनऊ की भी चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लखनऊ के बादशाह को बंदी बना लिया गया है। वे सुविधाओं को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे सुख विलास के बिना रह ही नहीं सकते थे। उनकी इस आदत ने उन्हें कायर बना दिया। प्रेमचंद मिर्जा और मीर के शतरंज प्रेम की कथा कहते हुए बीच बीच में लखनऊ की त्रासद स्थिति का भी वर्णन करते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी मिर्जा और मीर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वे अपनी लत में डूबे हुए हैं और इस लत पर व्यंग करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा जितना मीर और मिर्जा शतरंज खेलने में एकाग्र हो जाते हैं। मिर्जा देश की हार को देख सकते थे, शतरंज की हार को नहीं देख सकते थे। वे उस वक्त झुंझलाते और परेशान होते थे जब शतरंज में मीर अली से हारते थे। उन्हें देश गुलाम होने पर भी क्रोध नहीं आता था। तब क्रोध आता था जब उनके पुरखों के विषय में मीर अली इधर उधर की बातें करते थे, अर्थात विलासी जीवन झूठी शानो शौकत के बल पर चलता है। यदि इस शानो शौकत पर कहीं से आंच आती है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। व्यक्तिगत वीरता जाग उठती थी, लेकिन वह व्यक्तिगत वीरता किस काम की जो देश के काम न आए और आत्मघाती बन जाए। मिर्जा के व्यवहार को इसी आधार पर देखा जा सकता है। वस्तुतः इस शानो शौकत के मूल में कायरता ही है, ऐसी कायरता जिसके विषय में प्रेमचंद ने लिखा है कि यह वह कायरपन है जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अब देखते हैं मीर साहब का चरित्र।
मीर साहब का पूरा नाम था मीर रोशन अली। इनके पास भी मिर्जा साहब की तरह पैतृक जागीरदार थी। इन्हें भी अपनी जीविका चलाने की कोई चिंता नहीं थी। हमेशा शतरंज खेलना, पान, हुक्का, चिलम जैसे पदार्थों का सेवन करना इनकी आदत बन गई थी। इनकी आदत के कारण इनके स्वाभिमान नष्ट कर दिया। इनकी आदत ने इनके स्वाभिमान को ही नष्ट कर दिया। मिर्जा साहब की पत्नी इनसे बेहद नफरत करती थी, फिर भी ये मिर्जा साहब के घर जाना नहीं छोड़ते हैं। मीर साहब को मिर्जा की बेगम का बोलना बुरा लगता है, इसीलिए वे मिर्जा साहब को बेगम के सामने तन कर रहने की नसीहत देते हैं। मीर साहब बहुत डरपोक और कायर इंसान हैं। मिर्जा की बेगम के गुस्से के डर से वे भाग जाते हैं। एक बार जब बादशाही फौज का अफसर इनका नाम पूछता है तो इनके होश उड़ जाते हैं और भागने में ही ये अपनी भलाई समझते हैं। घर के दरवाजे बंद करके नौकर को बोलते हैं कि उन्हें कह दो कि घर में कोई नहीं है। अर्थात झूठ बोलना इन्हें भी आता था। शतरंज खेलने में बेईमानी भी करते थे। यही बेईमानी और झूठी अकड़ मिर्जा को उनकी मृत्यु का कारण बनती है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम कहानी की संवाद योजना, देश काल और वातावरण पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।